मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो कि सभी लोग आप अच्छे से होंगे। ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी और मॉडर्न थ्योरी पढ़ी थी डाल्टन्स की। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैथोड रेज। और यहाँ से हमें आइडिया हुआ था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये सभी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का केमिस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग करते हैं, बेसिकली दो एलिमेंट्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कंपाउंड्स चाहे कुछ भी हो, वो रिएक्शन क्यों हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हमें थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। वैसे हमारे लिए केमिस्ट्री में ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हमारा चैप्टर 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होगा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में है क्या, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, उन पे चार्ज क्या होता है, किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई। क्योंकि कई बार IIT JEE के अंदर नीट में यहाँ से बड़ी सिंपल से डायरेक्टली, बिल्कुल सब्जेक्टिव, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टीज़ से आपसे। इसलिए मैं ये टॉपिक्स आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को करना है इनको बड़े अच्छे से। तो बेटा कैथोड रेज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। जनरली हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। वाई बैड कंडक्टर्स? क्योंकि कंडक्टिविटी तभी होगी जब आयंस प्रेजेंट होंगे, और ड्राई गैसेस में तो आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो बैड कंडक्टर होती है। लेकिन जब हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को बहुत लो कर दें, तो जो गैसेस होती हैं वो कंडक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर देती है वहाँ पे, यानी वहाँ से करंट का पास होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है हम पढ़ेंगे इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था हमारे पास। तो जूलियस पकर ने 1859 में सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी की, और उसने क्या बताया कि ये कैथोड रेज जो हैं वो कैथोड से निकलती हैं और मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। कब? जब मैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दूं। जब मैं डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा तो कैथोड रेज मूव करेंगी कैथोड से एनोड की तरफ। और सेम एक्सपेरिमेंट को बाय यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड डिफरेंट गैसेस in the discharge tube was performed by J.J. Thomson and Julius Pucker। और उन लोगों ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट गैसेस को लेकर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज करके वहाँ पे, और सेम रिजल्ट उन्हें हर बार मिला कि जो कैथोड रेज है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। और बाद में J.J. थॉमसन ने E/m यानी चार्ज अपॉन मास की क्या रेशो होती है इलेक्ट्रॉन पे, वो भी यहाँ पे बताया। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम लोग कि एक्सपेरिमेंट है क्या बेसिकली। तो एक्सपेरिमेंट है क्या बेटा कि सबसे पहले 1859 के अंदर जूलियस पकर ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लास की बनी हुई है, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा के वैक्यूम क्रिएट किया 0.1 मिलीमीटर मरकरी तक। अब जब वैक्यूम मतलब बहुत ही लो प्रेशर कर दिया गैस का बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम यहाँ पे इतना नहीं है कि बिल्कुल गैस प्रेजेंट ही नहीं है, गैस तो प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर पर गैस प्रेजेंट है, क्योंकि मैक्सिमम गैस उसने क्या किया, वैक्यूम पंप से यहाँ से बाहर निकाल दी। अब उसने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक तरफ जो इलेक्ट्रोड था उसको हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, जिसको उसने नाम दिया कैथोड, और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोड था उसको उसने हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, जिसको उसने नाम दिया एनोड। अब बुक्स में आपको ये एनोड जो है वो कई जगह पे ऐसे यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा, दोनों ही सही है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेटअप समझना है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जूलियस पकर ने जो है वो कैसे किया था 1859 के अंदर। ठीक है। तो जब हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन किया गया तो करंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। अब करंट जब इस डायरेक्शन में मूव किया तो कैसे पता लगा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगा दूँ तो एमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब जूलियस पकर के मन में ये क्वेश्चन आया कि भाई ये करंट जो है यहाँ से यहाँ एनोड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मुझे ये यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ भी कुछ ना कुछ तो मूव करना चाहिए। ठीक है ना। और वो क्या चीज़ थी, उसी को पता लगाने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और बाद में उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई कि इस कैथोड रेज की जो कैथोड से निकल रही है, जो एनोड की तरफ मूव कर रही है, वो क्या चीज़ थी और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो बेसिकली वो कैथोड से निकलने वाली जो रेज थी, ठीक है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर। ठीक है ना।
तो उन कैथोड रेज की जब प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पाई गई बेटा वहाँ पे, कि ये जो कैथोड रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। जब कैथोड रेज कैथोड से निकलना स्टार्ट होंगी, कब निकलना स्टार्ट होंगी, जैसे ही मैं करंट को पास करना स्टार्ट करूँगा, तो करंट को पास करने से जब कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी तो मुझे कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। अगर मैं इस रेज के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो उस ऑब्जेक्ट में से तो ये निकल नहीं सकती आर पार, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बैक में एक शैडो बन जाएगी और कैथोड रेज यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। ठीक है ना, ये शैडो क्यों बन रही हैं, क्योंकि कैथोड रेज तो स्ट्रेट लाइन में पाथ करती हैं, ट्रैवल करती हैं, साइड से तो कैथोड रेज ट्रैवल कर रही हैं लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ट्रैवल नहीं कर पा रही, इसलिए यहाँ पे एक शैडो बन रही है, जिससे पता चला कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी कैथोड रेज की क्या स्टडी की गई डिस्चार्ज ट्यूब में, कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर कैथोड और एनोड के बीच में हम लोग क्या करें, एक पिन व्हील रख दें, एक व्हील रख दें, ठीक है ना, व्हील मतलब पहिया टाइप, ठीक है ना, जैसे गाड़ी के टायर होते हैं उस तरह से एक पिन व्हील, बड़ा हल्का सा व्हील यहाँ पे रख दिया, तो जैसे ही बैटरी को ऑन किया तो कैथोड से जैसे ही कैथोड रेज निकलना स्टार्ट हुई, वो जैसे ही स्ट्रेट पाथ में निकली और वो रेज जैसे ही टकराई इस पिन व्हील के साथ, तो ये जो व्हील है उसने क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी चीज़ रोटेट कब करेगी भाई, मैं आपको आपके प्लेस से कब उठा सकता हूँ, जब मैं ज़ोर से आपको धक्का मारूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से कैथोड रेज ने इनको धक्का क्यों मारा, इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर कोई टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ही वो स्ट्राइक हुए पिन व्हील के साथ तो उन्होंने इसको मोमेंटम दिया और ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी से यही पता चला कि इन कैथोड रेज के अंदर कोई ना कोई टीनी पार्टिकल प्रेजेंट है, जो बाद में जे थॉम्सन ने प्रूव किया था कि वो टीनी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी कि भाई इन कैथोड रेज पे चार्ज कौन सा है, अगर ये पार्टिकल है तो कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल कुछ ना कुछ। तो इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली ये भी एक बैटरी से जुड़े हुए हैं ठीक है ना। नेगेटिव टर्मिनल ने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया और पॉजिटिव टर्मिनल ने बैटरी के इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। तो जब कैथोड रेज यहाँ से निकली, उनको जाना तो था स्ट्रेट लाइन में, सीधा जाना था एनोड की तरफ, लेकिन हुआ क्या कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो इससे प्रूव हो गया कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर जो टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर और भी ज़्यादा कंफर्म करने के लिए अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई दोनों तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी जब कैथोड रेज को तो मूव करना था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गई साउथ की तरफ, साउथ पोल की तरफ। तो अगेन दे प्रूव दैट कि यहाँ पर जो कैथोड रेज है उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 0.1 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पर जब हम बैटरी को हाई वोल्टेज बैटरी से करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैथोड रेज निकलना स्टार्ट होती है जो मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना। और ये जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, अगर उनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो पीछे क्या बन जाएगी, एक शैडो बन जाएगी। अगर किसी व्हील को रख दिया जाए कैथोड रेज के पाथ में तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन द कैथोड रेज दे प्रोवाइड द मोमेंटम टू द व्हील एंड व्हील स्टार्ट्स मूव ओवर देयर, रोटेट ओवर देयर। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है और बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पता चला उन टीनी पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड से और भी ज़्यादा कंफर्म हो गया कि उन टीनी पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टडी की गई बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि कैथोड रेज हमेशा ग्रीन फ्लोरिसेंस बनाती है किसके ऊपर, ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज जो कैथोड से चल रही थी, अगर बेटा मैं एनोड के अंदर छोटा सा छेद कर दूं, यहाँ पे होल बना दूं, तो पीछे जो ग्लास ट्यूब का एरिया बचा, तो जो कैथोड रेज यहाँ से चली इस स्लिट में से निकल के वो क्या करेगी, इससे जाकर टकराएगी डिस्चार्ज ट्यूब से। और ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर अगर मैं यहाँ पे जिंक सल्फाइड फ्लोरिसेंट मटेरियल चिपका दूँ तो वो जिंक सल्फाइड क्या होगा, चमकने लगेगा। फ्लोरिसेंट मतलब चमकने लगेगा,
ठीक है ना, एकदम से ग्लो शो करेगा। तो जो ये कैथोड रेज है वो किस तरह की ग्लो शो करता है, ग्रीन फ्लोरिसेंस शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या स्टडी की गई कि कैथोड रेज इंकैंडिसेंस प्रोड्यूस करती हैं इन ए थिन मेटल फॉयल, यानी कैथोड रेज जब मेटल फॉयल से टकराती हैं तो क्योंकि इनके अंदर टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जब वो पार्टिकल से टकराएगा तो होगा क्या, हीट जनरेट होगी, यानी जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इनकैंडिसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। भाई कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से जब वो फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगी तो फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर भी क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये उसको भी क्या करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे जैसे ही टकराएगा जो वहाँ पे रिएक्शन केमिकल्स प्रेजेंट हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसको आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि कैथोड रेज आयनाइज गैसेस प्रूविंग दैट दे आर चार्ज। अब कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जब ये गैस के साथ अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब में कोई दूसरी गैस ले लूँ तो क्या होगा, ये उसको भी आयनाइज कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, जब ये दूसरी गैस के साथ टकराएंगी, किसी भी गैस के साथ टकराएंगी तो क्या करेंगी, उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने की कोशिश करेंगी वहाँ से, ठीक है ना। जब इजेक्ट आउट करने की कोशिश करेंगी तो वो गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। हम जानते हैं कोई भी मटेरियल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है कैथोड रेज थिन मेटल फॉयल। अगर मैं बिल्कुल थिन मेटल फॉयल लूँ 0.1 mm से भी बिल्कुल कम, तो क्या होगा कि ये उसको इजीली पेनिट्रेट भी कर सकती हैं। क्यों पेनिट्रेट कर सकती हैं, क्योंकि कैथोड रेज के अंदर टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है और पार्टिकल्स का अपना क्या होगा, एक मास होगा, और जब मास होगा तो वो फुल फोर्स के साथ क्या कर सकती हैं, टकरा सकती हैं किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, किसी दूसरी मेटल फॉयल के साथ। अगर वो मेटल फॉयल बहुत थिन है तो उसमें से वो उसको क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट भी कर सकती हैं। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कि कैथोड रेज जब भी किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगी तो वो हमेशा क्या जनरेट करेंगी, एक्स रेज जनरेट करेंगी। और एक्स रेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में हमारे लिए, बोन फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए, बॉडी के अंदर कहीं पे कुछ फ्रैक्चर है या हार्ट इश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग एक्स रेज से ही वहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट था हमारे पास बेटा नेचर ऑफ कैथोड रेज, जो हम लोग कल पढ़ेंगे कि जो ये कैथोड रेज कैथोड से निकल रही हैं इनका नेचर कैसा है, जो प्रूव किया था जे थॉमसन ने स्लिट एक्सपेरिमेंट से। और उन्होंने ये भी बताया था कि E/m यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही है एक्सपेरिमेंट। कल भी क्या करना है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज का जो नेचर है वो कैसा है, वो जे थॉमसन ने 1897 में प्रूव किया था। उसने क्या बताया था कि कैथोड रेज के अंदर टीनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और जो चार्ज और मास की जो रेशो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। बस इतना ही आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज जे थॉमसन ने दिया था और E/m की वैल्यू कितनी होती है 1.76 × 10⁸। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पे किया था बेटा। उन्होंने क्या किया था, कैथोड को क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और ये जो एनोड है इसको इसमें एक क्या किया, इसमें यहाँ पे एक होल कर दिया। तो कैथोड से जब कैथोड रेज जनरेट हुई तो उनको पास किया गया यहाँ से, ठीक है ना। जब यहाँ से पास किया गया तो उसने क्या किया, अब इन कैथोड रेज को तो जाना था सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कैथोड में क्या आया, डेविएशन आया, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। लेकिन अब उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उसने इस तरह से सेट किया कि ये डेविएशन यहाँ पे जो हो रहा है वो कम से कम हो और जो रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना बेटा केमिस्ट्री में, क्योंकि डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली आपको, ठीक है ना, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि E/m की वैल्यू जो है जे थॉमसन ने कैसे कैलकुलेट की थी और क्या वैल्यू थी वो, द वैल्यू इज़ 1.76 × 10⁸।
अदरवाइज़ आप फिजिक्स में यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे ई इंटू ई होगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो जो फोर्स होगा ई डॉट वी डॉट बी होगा। तो ई और ई वी बी को जब इक्वल करेंगे हम लोग तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और वी इक्वल टू ई बाई बी आ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम देयर। ठीक है ना। तो हमें वो डेरिवेशंस वगैरह नहीं करने, हमें डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ कैथोड रेज जे थॉमसन ने प्रूव किया था और ई बाई एम की वैल्यू कितनी होती है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। कल बेटा हम लोग पॉजिटिव रेज और कैनल रेज पढ़ेंगे कि किस तरह से एनोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आप लोग करोगे, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।